2 अक्टूबर 2016 इस दिन स्नैपडील अपनी सबसे बड़ी दिवाली सेल लगाता है और सिर्फ 16 घंटे में 1 करोड़ की सेल करता है। Snapdeal largest transaction of rupees 1.1 crore. जिसके बाद सबको लगा कि ये कंपनी अगली ई कॉमर्स किंग बनने वाली है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सॉफ्टबैंक, अलीबाबा, फॉक्सकॉन, इन सब ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। The biggest investment ever in an Indian e-commerce firm, SoftBank has pumped in $627 million in Snapdeal. They look at what the future potential of these businesses are. और 2016 तक कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई $6.5 बिलियन। उस टाइम तक एक साथ इतना पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं हुआ था। 2016 तक इनके पास करोड़ों कस्टमर्स, लाखों प्रोडक्ट्स और हजारों सेलर्स आ चुके थे। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जो काम चाइना में अलीबाबा ने किया, स्नैपडील वो काम इंडिया में करेगा। लेकिन फिर 2 साल के अंदर अंदर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। Snapdeal co-founders have hinted that the fate of the company may not be in their hands. कंपनी का मार्केट शेयर एकदम से 32% से गिरकर 4% पे आ गया, जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स अभी तक पैसा डाल रहे थे वो अब अचानक एग्जिट ढूंढने लगे। एक $6.5 बिलियन की कंपनी रातों रात सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करने लगी। और मेरा ये सवाल था कि कैसे इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ 2 साल में खत्म होने की कागार पर आ गई? क्या इसके लिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट जिम्मेदार थे? फाउंडर्स ने कुछ गलत डिसीजन ले लिए थे, या फिर इनकी बर्बादी तभी शुरू हो गई थी जब दुनिया इनकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रही थी? तो ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, स्नैपडील की शुरुआत होती है सितंबर 2007 में, और तब कंपनी का नाम स्नैपडील नहीं, मनी सेवर था, एक डिस्काउंट कूपन बिजनेस। इसकी शुरुआत की थी कुणाल बैल और उनके हाई स्कूल फ्रेंड रोहित बंसल ने। दोनों को लगता था कि इंडिया में लोग डिस्काउंट्स बहुत पसंद करते हैं, तो कूपन बिजनेस तो जरूर चलेगा। तो ये रेस्टोरेंट्स, स्पास और सैलून्स जाते और उन्हें कन्विंस करते कि मनी सेवर के थ्रू आप डिस्काउंट्स ऑफर करो, आपको नए नए कस्टमर्स मिलेंगे। लेकिन रियलिटी इनकी एक्सपेक्टेशन से काफी अलग थी। महीनों की मेहनत के बाद ये दोनों सिर्फ 20,000 कूपन ही बेच पाए। अब बिजनेस चल तो रहा था, लेकिन जिस स्पीड से फाउंडर्स ने सोचा था उस स्पीड से बिल्कुल नहीं। इन्हें इस पॉइंट पे रियलाइज हो चुका था कि अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है तो सिर्फ ऑफलाइन कूपन बेच के कुछ नहीं होगा, इन्हें अब इंटरनेट का सहारा लेना ही पड़ेगा। और अब दोनों फाउंडर्स एक नया बिजनेस प्लान बनाते हैं। बेसिकली अब ये इस कूपन बिजनेस की वेबसाइट बनाते हैं और नाम रखते हैं स्नैपडील। स्नैपडील का मॉडल काफी सिंपल था। इसमें कस्टमर्स वेबसाइट पे डिस्काउंट कूपन्स खरीदेंगे और फिर उन्हें उसी टाइम थोड़ी सी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। यानी जो भी सर्विस वो लेंगे, लाइक रेस्टोरेंट, मूवी टिकट, स्पा, उनकी कुछ पेमेंट वेबसाइट पे होगी जो वो बाद में सर्विस के टाइम पे रिडीम कर सकते हैं। तो इस मॉडल में इन्हें पहले ही महीने 25,000 की डील मिल जाती है और फिर सिर्फ 1 साल में ये इतने कूपन्स बेच देते हैं कि इनके पास 70% मार्केट शेयर आ जाता है। बट फिर इसी सक्सेस के बीच ये एक बड़े चैलेंज को इन्विटेशन देते हैं। 2010-11 में दुनिया की रिटेल इंडस्ट्री एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी। अमेरिका में अमेज़न अभी तक सिर्फ बुक्स बेच रहा था, लेकिन अब वो फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम प्रोडक्ट्स हर कैटेगरी में एक्सपेंड कर रहे थे। पहली बार लोगों को समझ आया कि शॉपिंग के लिए मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, अब आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो। और चाइना में भी ये रेवोल्यूशन अब स्टार्ट हो चुका था। एंड लकीली कुणाल और रोहित भी इसी टाइम चाइना में ट्रिप के लिए आते हैं। यहाँ इन्होंने अलीबाबा और ताओबाओ जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स देखे और देखा कि जहाँ लाखों सेलर्स ऑनलाइन आ रहे थे और अपने प्रोडक्ट्स पूरे चाइना में सेल कर रहे थे, तो इन दोनों ने सोचा कि ये चीज तो हम इंडिया में भी कर सकते हैं। इंडिया में भी ऐसे लाखों सेलर्स हैं जो अपने शहर तक लिमिटेड हैं। तो इसी थॉट के साथ ये इंडिया वापस आते हैं। वापस आते ही सबसे पहले तो ये अपने कूपन बिजनेस को कंप्लीटली शट डाउन कर देते हैं और यहाँ से स्नैपडील ई कॉमर्स मार्केट में एंट्री लेता है। बट अब यहाँ एक सबसे बड़ा चैलेंज था और वो था स्टोरेज फैसिलिटी का। एक्चुअली सभी ई कॉमर्स कंपनीज को प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ती है। अब कुणाल और रोहित ये चीज नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतने फंड्स ही नहीं थे। इसीलिए इन्होंने एसेट लाइट मॉडल को चूज किया। देखो इसमें क्या होने वाला था, जब कोई स्नैपडील पे ऑर्डर प्लेस करेगा तो ऑर्डर डिटेल्स सेलर के पास जाएंगी और फिर सेलर उसे कस्टमर को डिलीवर करेगा। यानी स्नैपडील को कुछ भी स्टोर करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो फाउंडर्स ने यहाँ पे सिर्फ 3 काम किए। पहले सेलर्स को वेबसाइट पे लिस्ट किया, फिर लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ टाई अप किया और फाइनली पेमेंट गेटवे सेटअप किया। यानी स्नैपडील अब मार्केट क्रश करने के लिए रेडी था। बट इनके सामने खड़ा था इंडियन ई कॉमर्स का सबसे बड़ा प्लेयर, फ्लिपकार्ट।
और फ्लिपकार्ट से कम्पीट करने के लिए अब इन्हें फंडिंग की जरूरत थी। तो 2011 में ये नेक्सस वेंचर से $12 मिलियन की फंडिंग उठाते हैं और पूरा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर कुछ कमाल होता है, सिर्फ एक साल यानी 2012 में स्नैपडील 500 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज, 20 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स और 4000 सिटीज तक एक्सपेंड कर जाता है। ये ग्रोथ इतनी फास्ट थी कि ईबे से भी इन्हें $50 मिलियन की फंडिंग मिलती है। अब फंड्स की कमी तो थी नहीं, तो अगला फोकस था टीवी एड्स में इन्वेस्ट करना। 2013 में स्नैपडील एक कैंपेन चलाता है। कैंपेन था पैसे बचाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। फिर 2014 में बचाते रहो कैंपेन चलाया, जिसमें इन्होंने फैशन, ज्वेलरी, फुटवेयर इन सब को खूब प्रमोट किया। जिसके बाद स्नैपडील हर कैटेगरी में हर फेस्टिवल पर जबरदस्त सेल्स कर रहा था और इनकी सेल्स को देखकर इन्वेस्टर्स अब पानी की तरह पैसा बहाने लग गए। फरवरी 2014 $133 मिलियन की फंडिंग मिलती है। मई 2014 $105 मिलियन की और फंडिंग मिलती है और अक्टूबर में तो कमाल हो गया, इन्हें सॉफ्टबैंक से $627 मिलियन की फंडिंग मिलती है और अगस्त 2015 में $500 मिलियन की और फंडिंग मिल जाती है। इन सब फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन $6.5 बिलियन पहुंच जाती है। ये अब इंडिया का मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप बन चुका था। और फिर ये रुके नहीं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को इस तरह खरीदने लग गए जिस तरह हम कपड़े भी नहीं खरीदते। 2012 esportsbuy.com एक स्पोर्ट्स गुड्स रिटेलर को एक्वायर कर लिया। 2013 shoppo.in, 2014 एक फैशन साइट doostone.com, फिर wizpicker.com, इसके बाद exclusively.in, यूनिकॉमर्स, रूपी पावर सबको एक्वायर कर लिया। और यहाँ भी नहीं रुके, आपने शायद एक प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा फ्री चार्ज, इन्होंने उसको भी एक्वायर कर लिया। यानी स्नैपडील जिस हिसाब से ग्रो हो रहा था, सबको ये लग रहा था कि जो काम अलीबाबा ने चाइना में किया है, स्नैपडील वो काम इंडिया में करके दिखाएगा। मानो स्नैपडील को कोई वरदान मिला हो। और फाउंडर्स भी इस सक्सेस से बहुत खुश थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। स्नैपडील का ये वरदान अब श्राप साबित होने वाला था। ईयर 2014 इंडियन ई कॉमर्स तेजी से बदल रहा था और सबसे ज्यादा डिमांड थी इन तीन चीजों की, मोबाइल फोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन। अब फ्लिपकार्ट तो पहले से मार्केट में था ही और अमेज़न भी एंटर हो चुका था, बट इन दोनों ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी स्पॉट कर लिया और वो था स्मार्टफोन ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव लॉन्च पार्टनरशिप करना। उस टाइम ये जो Xiaomi, मोटोरोला, पोको जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे थे, ये एक्सक्लूसिवली अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर लॉन्च हो रहे थे। अब इससे बेनिफिट क्या होता था कि हर लॉन्च के बाद लाखों नए कस्टमर्स इन प्लेटफॉर्म पर आ जाते थे, मतलब ज्यादा सेल्स। पर स्नैपडील ने इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली नहीं लिया। इन्होंने ना कोई एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन पार्टनरशिप की और ना ही कोई मोबाइल कैटेगरी में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना पाए। तो ये स्नैपडील का पहला सेटबैक था। और अब बात करते हैं इनकी दूसरी गलती के बारे में। स्मार्टफोन के बाद अगर सबसे ज्यादा मार्जिन किसी कैटेगरी में था तो वो था फैशन। और फैशन कैटेगरी उस टाइम एक्सप्लोसिव स्पीड से ग्रो हो रही थी, लोग दिल खोल के ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने यहाँ भी बाजी मार ली। इन्होंने फैशन में ह्यूज प्रोडक्ट वैरायटी और बेटर क्वालिटी ऑफर की, लेकिन स्नैपडील ये क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्ट असॉर्टमेंट दोनों में पीछे रह गए। अब कुणाल और रोहित किसी तरह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही रहे थे कि तभी अमेज़न एक बड़ा डिसीजन लेता है, एग्रेसिव एक्सपेंशन। देखो अमेज़न के पास फंड्स की कमी तो थी नहीं, ये बस अभी तक चेक कर रहे थे कि इंडिया में कौन सा प्रोडक्ट चलता है और कौन सा नहीं, और 2 साल में इन्होंने ये चीज पता कर ली थी। तो अमेज़न ने इंडिया में ठीक वही चीज की जो ये अमेरिका में पहले भी कर चुके थे। ये फास्टेस्ट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। जहां पहले डिलीवरी में 8 से 10 दिन लग रहे थे, उसे ये 4 से 5 दिन तक लेकर आए। उसके बाद क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस किया, साथ ही कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इंप्रूव किया। यानी अब अगर स्नैपडील को मार्केट में रहना है तो सिर्फ डिस्काउंट देने से काम नहीं चलेगा, इन्हें सर्विस पे भी काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्नैपडील ने अब खुद के वेयर हाउसेस बनाने स्टार्ट किए। ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी पे कंट्रोल आएगा और दूसरा डिलीवरी इंप्रूव होगी। अब ये आइडिया तो अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन में ये पीछे रह गए। एक्चुअली अमेज़न और फ्लिपकार्ट हाइब्रिड मॉडल यूज कर रहे थे, यानी कुछ प्रोडक्ट्स की तो वो इन्वेंट्री रखते थे, लेकिन बाकी के प्रोडक्ट्स वो सेलर्स के थ्रू डायरेक्टली बेचते थे। लेकिन स्नैपडील इस बैलेंस को अचीव नहीं कर पाया और ये यहाँ भी पीछे रह गए। अब स्नैपडील को पता चल गया था कि इनका बिजनेस मॉडल उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा, तो सेल्स बढ़ाने के लिए अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था, अंधाधुंध मार्केटिंग। 2014 में फ्लिपकार्ट ने अपनी फेमस बिग बिलियन डे सेल लॉन्च की और इसके लिए इन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट चलाई। स्नैपडील ने
उसी दिन उसी न्यूज़पेपर में फ्लिपकार्ट के साथ अपनी एड चलवा दी और 2015 की दिवाली पे तो और कमाल कर दिया। एक या दो नहीं, पूरे 28 सेलिब्रिटीज को इन्होंने कैंपेन में साइन किया और करीब 40 टीवी कॉमर्शियल्स बनाए गए, हर एड में अलग सेलिब्रिटी। उस वक्त तक किसी भी कंपनी ने इतना बड़ा कैंपेन नहीं चलाया था। एंड वन मोर थिंग, उसी साल इन्होंने करीब 15 करोड़ रुपए में आमिर खान को भी एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया। शायद इनसे अच्छी मार्केटिंग उस वक्त कोई भी नहीं कर रहा था। फिर आमिर खान के साथ इनका पहला कैंपेन आता है दिल की डील। इसके बाद एक दिवाली कैंपेन लॉन्च हुआ, ये दिवाली दिल की डील वाली। अब सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था कि तभी आमिर खान की एक कंट्रोवर्सी हो जाती है। सोशल मीडिया पे लोग उन्हें बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद स्नैपडील आमिर खान के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। अब इस वक्त स्नैपडील प्रॉब्लम में आ चुका था। क्या था कि इनका बिजनेस तो बढ़ रहा था, 3 लाख से ज्यादा सेलर्स थे, 6000 से ज्यादा सिटीज में डिलीवर कर रहे थे, बट एक चीज और बढ़ रही थी, लॉसेस। स्नैपडील ने 2015-16 में 3340 करोड़ का लॉस रजिस्टर किया, उस टाइम का हाईएस्ट लॉस। और अब यहाँ इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम में आ गए। 2017 तक स्नैपडील की सिचुएशन काफी सीरियस हो चुकी थी, कंपनी लॉसेस में थी और इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट रहा था। स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या होता है कि जब तक इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी मार्केट लीडर बनेगी, सिर्फ तभी तक फंडिंग मिलती है, और जैसे ही उन्हें लगता है कि कंपनी आगे चल के परफॉर्म नहीं कर पाएगी, फंडिंग एकदम से ऑलमोस्ट रुक जाती है। स्नैपडील के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो इन्वेस्टर्स अभी तक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अब पीछे हट रहे थे। उन्होंने कंपनी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे, लेकिन अब इन्हें लग रहा था कि अगर स्नैपडील कुछ टाइम और इंडिपेंडेंट रहा तो इनका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो भरपाई के लिए सॉफ्टबैंक ने एक सॉल्यूशन निकाला, स्नैपडील को फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज कर दो। लॉजिक सिंपल था कि स्नैपडील इंडिपेंडेंटली तो सरवाइव कर नहीं पाएगी, तो कम से कम इसे सेल करके इन्वेस्टर्स का पैसा तो रिकवर कर ले। तो कई महीनों तक मीटिंग्स हुई, नेगोशिएशंस हुई और फाइनली डील की एक वैल्यू तय हो गई। ये वैल्यू थी $950 मिलियन। और अब यहाँ प्रॉब्लम थी, सिर्फ एक साल पहले तक स्नैपडील की वैल्यूएशन $6.5 बिलियन थी और अब सिर्फ $950 मिलियन मिलने वाले थे, यानी 85% वैल्यू का डायरेक्ट लॉस। अब सॉफ्टबैंक तो इसके फेवर में था, लेकिन कुणाल और रोहित दोनों फाउंडर्स ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि फाउंडर्स को उम्मीद थी कि स्नैपडील अभी भी कमबैक कर सकता है। और इसी डिसएग्रीमेंट की वजह से जुलाई 2017 में ये मर्जर ऑफिशियली कैंसिल हो जाता है। अब फाउंडर्स ने डिसाइड कर लिया था कि कंपनी बिकेगी नहीं, दोबारा खड़ी होगी। बट ये दोनों फाउंडर्स इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अब इन्हें जो सरप्राइज मिलने वाला है ना, उसके बाद स्नैपडील की वापसी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी। ईयर 2018, इस वक्त इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ। अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल चेन वॉलमार्ट इंडिया एंटर करती है और आते ही ये $16 बिलियन में फ्लिपकार्ट के मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर कर लेती है। अब ये सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं था, इसने पावर बैलेंस को कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब तक स्नैपडील सिर्फ अमेज़न से कम्पीट कर रहा था, लेकिन अब फ्लिपकार्ट के पीछे वॉलमार्ट का हाथ आ चुका था। यानी अब स्नैपडील के सामने 2 अमेरिकन कंपनीज खड़ी थी, जिनके पास जन्मों का एक्सपीरियंस और अपार पैसा था, और यहाँ स्नैपडील कंपटीशन से आउट हो गया। स्नैपडील का शेयर इस पॉइंट पे 32% से गिरकर 4% पे आ गया। बट फाउंडर्स ने हार नहीं मानी और एक आखिरी अटेम्प्ट दिया। फाउंडर्स ने इस बार कंपनी को एक हिसाब से रीब्रांड किया, स्नैपडील 2.0। इस बार रेस मार्केट शेयर की नहीं थी, अब बस कंपनी को जिंदा रखना था, और इसके लिए इन्होंने इस बार सिर्फ स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर फोकस किया। ये टियर 1 की जगह टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर फोकस करने लगे और वेयरहाउस वगैरह की झंझट हटा के एसेट लाइट मॉडल पर स्विच कर गए। बट इससे बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ। कंपनी में पहले 1200 एम्प्लॉइज थे, लेकिन अब सिर्फ 300 की जरूरत थी, यानी 900 लोगों को जॉब से निकालना पड़ा। कई सेलर्स भी नाराज हुए क्योंकि कमीशन वगैरह की दिक्कत हुई। सवाल यह है कि क्या ये नया मॉडल वर्क किया? वेल यस एंड नो। यस इसलिए क्योंकि इन्होंने एकदम से बिजनेस का साइज छोटा कर दिया, जिसके कारण इनके लॉसेस जो हो रहे थे उनका नंबर बहुत नीचे आ गया और बिजनेस कंट्रोल में दिखने लगा। और नो इसलिए क्योंकि एक $6.5 बिलियन की कंपनी ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई है, तो इसे हम कमबैक तो नहीं कह सकते। तो दोस्तों, ये थी स्नैपडील की पूरी जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।